हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली जनरल साइंस को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर ये एनसीईआरटी श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का दूसरा लेक्चर, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में आप जानेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं और ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भोजन में इन पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं, अर्थात इनका परीक्षण कैसे किया जाता है। और आप जानेंगे कि पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं। इसके अलावा संतुलित भोजन किसे कहते हैं तथा पोषक तत्वों के अभाव में होने वाले रोगों के बारे में भी जानेंगे। तो अब हमें इस जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरी में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस सारणी दी गई नीचे। इसमें जो विभिन्न राज्य हैं उनमें खाए जाने वाले जो अन्न के व्यंजक हैं, ये दाल या मांस के जो व्यंजक हैं, जो सब्जियां खाई जाती है, उनके बारे में दिया गया। जैसे कि पंजाब में अन्न का जो व्यंजक है वो क्या होता है? मक्के की रोटी। इसी प्रकार दाल या मांस का जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? राजमा। और सब्जियों में वहाँ क्या खाना पसंद किया जाता है? सरसों का साग। अन्य व्यंजन दही और घी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जो अन्न का व्यंजन है उसके रूप में किसको? चावल को काम में लिया जाता है। दाल या मांस का जो व्यंजन है उसके रूप में क्या खाया जाता है? अरहर की दाल और ये रसम या चारू। और सब्जियों में कुंदरू की सब्जी पसंद की जाती है। तो और अन्य व्यंजन मट्ठा और घी, अचार। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुत इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में हमें उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? अब हम जानेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हमें पोषक कहते हैं। हमारे जो भोजन है उसमें मुख्य पोषक क्या होते हैं? पोषक के रूप में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो भोजन में हम कुछ लेते हैं वो जैसे वृक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा
एक या अधिक प्रकार के पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों से सरल होते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके देखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको क्या चाहिएगा, प्रखनलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। जो ये परीक्षण हम करने जा रहे हैं उन्हें हमें पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी है उसमें क्या करना है, नोट करना है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जो ये रसायन होते हैं ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो इन्हें चखना नहीं चाहिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपको अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो इन्हें हम तैयार कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जो है आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें आधी भरी प्रखनली में कुछ जल से भरी आधी प्रखनली में हमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। और कॉपर सल्फेट के विलयन को प्राप्त करने के लिए हमें 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सल्फेट घोलने से बनता है। जो कॉपर सल्फेट विलयन है वो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप जो हमें क्रियाकलाप दिया गया है इसके अंदर हमें क्या करना है, मंड का परीक्षण करना है। और मंड का परीक्षण करने के लिए हमें खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा की आवश्यकता होगी। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। जो हमने कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री ली है उस पर तनु आयोडीन विलयन है उसकी 2 या 3 बूंद डालनी है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या ये खाद्य जो पदार्थ हमने लिया था उसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको नोट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या ये नीला या काला हो गया है। यदि ये नीला या काला हो गया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मंड उपस्थित है। ये नीला या काला रंग जो पदार्थ लिया है हमने, जो कच्ची सामग्री ली है उसके अंदर मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस परीक्षण को अन्य किसी खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जो हमने पहले लिया था उसके अलावा कुछ और पदार्थ लेकर आप जो ये मंड का परीक्षण है उसे दोबारा कीजिएगा। प्रोटीन के लिए परीक्षण, अब हमें प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए भी हमें जो खाद्य पदार्थ है या फिर कोई कच्ची सामग्री है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी होगी। जो भी हमने कच्चा पदार्थ लिया है तो उस जिसका परीक्षण हमें करना है, यदि वे ठोस है तो पहले उसे पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। जो हमने कच्चा पदार्थ लिया है परीक्षण करने के लिए तो उसका हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो उसे चूर्ण बनाना पड़ेगा या फिर उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। और इसे एक साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंद जल की डालकर उसे अच्छी तरह मिलाइए। जो चूर्ण हमने बनाया था उसको एक साफ प्रखनली में डालकर और 10 बूंद जल की डालकर उसे अच्छे से हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए और फिर उसे अच्छी तरह से हिलाइए और कुछ मिनट के लिए उस प्रखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या प्रखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और आप इस परीक्षण को दूसरी किसी भी सामग्री के साथ करके देख सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण, ये जो वसा के लिए परीक्षण है ये इन दोनों परीक्षणों से भी ज़्यादा आसान है। इसे आप
घर पर या कहीं पर भी करके देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सरसों का दाना है, उसके अंदर हमें ये जानना है कि वसा इसके अंदर उपस्थित है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक सफ़ेद पेपर लेंगे, उसके अंदर सरसों का जो दाना है वो हम उसे रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ताकि वो दाना अच्छी से फूट जाए और कागज़ फटे नहीं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो कागज़ है उसके ऊपर हमें तेल की कुछ बूंद दिखाई देती हैं। इसका मतलब है जो सरसों का दाना हमने लिया था उसके अंदर वसा उपस्थित है। तो हम इस परीक्षण को देखते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे मैंने सरसों का एक दाना लिया, आप कोई अन्य खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यह खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया है, यदि जो खाद्य पदार्थ हमने लिया है उसमें कुछ जल आया है तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। और यदि कोई जो खाद्य पदार्थ हमने लिया था उसको सुखाने के बाद जो धब्बा रह जाता है तेल का, तो इसका मतलब होगा कि उसमें वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें उनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब देखते हैं कि जो विभिन्न पोषक होते हैं उनकी हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता होती है या ये हमारे शरीर के लिए क्या करती हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट से भी वसा प्राप्त होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है और जो वसा है उससे भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी तुलना में हमें वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। जो ये चित्र हमें दिया गया है, जो डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिखाए गए। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? शकरकंदी से, आलू से, गन्ना से, पपीता से, तरबूज से, आम से, मक्का से, बाजरा से, चावल से तथा गेहूं से। और ये कुछ जो स्रोत दिए गए हैं, ये तो है पादप स्रोत जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। दूसरे हैं वो है जंतु स्रोत जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और उसके अंदर उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? वसा। तो पहला जो ये दिया गया है मूंगफली, गिर, तिल, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से। ये है पादप स्रोत और इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये दिया गया है हमें जैसे मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, अंडे, ये क्या है? जंतु स्रोत और इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। और ये कुछ प्रोटीन के स्रोत दिए गए हैं जैसे कि मूंग, चना, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये हमें पादपों से प्राप्त होती हैं और इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है जैसे कि मांस, मछली, पनीर, अंडा और दूध। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा
स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। कई विटामिन है वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जैसे ऊपर ये विटामिन से जो दिया गया है, जिनसे हमें कौन कौन से जंतु या पादप उत्पाद से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है दिया गया। जैसे विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं और इसी प्रकार विटामिन बी के कुछ स्रोत दिए गए हैं और विटामिन सी के कुछ दिए गए हैं। विटामिन सी तो हम जानते हैं कि जो विटामिन सी है वो हमें खट्टे फलों तथा सब्जियों से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार विटामिन डी के कुछ स्रोत दिए गए हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ खनिज लवणों के स्रोत दिए गए, जैसे कि आयोडीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। उसी प्रकार जो फास्फोरस है उससे हमें किन से प्राप्त होता है ये दिए गए हैं। लोहे के कुछ स्रोत दिए गए हैं। कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षण को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। जो आहारी रेशे होते हैं उनको हमें रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इनका और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर में जल प्रदान करता है। इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, जैसे कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चला है जिसे पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब दिया गया संतुलित आहार। अब देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उपस्थित
उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं हम। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में हो, साथ में जल और वृक्षांश भी हो, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उनका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना जो भी हो अंकुरित में, और किण्वित भोजन। दक्षिण भारतीय भोजन, जो किण्वित भोजन है ये दक्षिण भारत में किया जाता है। आटे का मिश्रण जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन भोजनों में कई पोषक उपलब्ध होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार कर सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि इनसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण है वो अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो सकती है। पकाने में विटामिन सी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। जो विटामिन सी है वो गर्मी में नष्ट हो जाता है। यह उचित नहीं है कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। जो ये विटामिन सी है ये ज़्यादा तापमान में, जैसे कि उसे गर्मी में या उसे ज़्यादा पकाने से ये जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। भुजों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम आहार है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि ये ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना वसा युक्त भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होती है। अभावजन्य रोग, जो हम पोषक पदार्थ लेते हैं उनके जो अभाव है उनसे जो रोग होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ेंगे कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसे भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी होती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। कई प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति
के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबले पतले हो सकते हैं। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी में दर्शाया गया है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार के पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों यहाँ एक सारणी दी गई है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ये सारणी है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक वाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर उसे अच्छे से लिख लीजिए अपने हाथों से, और जहाँ आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने इसे लगा लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ दिया गया है। कुछ विटामिन दिए गए हैं, उनके अभाव से होने वाले रोग दिए गए हैं और लक्षण दिया गया है। अब ये जो विटामिन ए है उसकी जो कमी है उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता। इसका लक्षण क्या है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग। इसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सक्रिय रोग, जो मसूड़ों से खून निकलने लगता है। इसकी कमी से घाव भरने में अधिक समय लगता है। इसी प्रकार जो विटामिन डी है उसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इसका जो लक्षण है वो है अस्थियां मुलायम हो जाएंगी और वो मुड़ जाएंगी। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय। कैल्शियम की कमी से जो अस्थियां हैं और जो दंत है वो हमारे टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका लक्षण है कमज़ोर अस्थियां व दंत क्षय। आयोडीन किसकी कमी से होता है, घेंगा। जो आयोडीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा या गोइटर। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा, इसकी कमी से होता है अरक्तता और कमजोरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि पहला होगा बेरी, दूसरा होगा सक्रिय, तीसरा होगा रिकेट्स और चौथा होगा क्षीणता या दृष्टिहीनता। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं कि क्षीणता या दृष्टिहीनता रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, जैसे कि बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो वहाँ हमें ऑप्शन दिए होंगे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमें इसका क्या करना होगा, आंसर विटामिन B1। ओके, थैंक यू। अगर आपको जो हमने समझाया वो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।